हेलो एंड वेलकम टू अंशिका क्लासेस और स्वागत है आप सभी का आपके नई क्लास और नए एकेडमिक सेशन में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 1 राग की रस्सी की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले भोला भाला। पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख बना के घर संपत्ति ना ले ले, ना जाने उनका बेटा पैसे कैसे कमाएगा और जीवन कैसे चलाएगा। थर्ड है, कहीं उनके बेटे का भोलापन उसकी ज़िंदगी खराब ना कर दे। प्रश्न नंबर 2, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो उसे दुनियादारी समझाती, अलग अलग किस्से सुनाया करती, लोगों की पहचान करना सिखाती इत्यादि। फिर आता है शहर की तरफ। पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह होशियार बन सके, दुनियादारी समझ सके, मुसीबतों का हल निकालना सीख सके और पैसे कमाना सीख सके। यही तो वो चाहता था, है ना? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर, मंत्री जी ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा क्योंकि उन्होंने सोचा शहर के लोग बहुत होशियार होते हैं और उनके साथ रहकर मंत्री जी का बेटा भी होशियारी सीख पाएगा। थर्ड का प्रश्न आपकी पुस्तक में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। उत्तर, मेरे घर के बड़े लोग दादी जी और दादाजी पहले गांव में रहते थे। मेरे पापा जी के पहचान के एक अंकल ने भी शहर में मकान खरीदा और अब वह वहाँ जाकर बस गए। दूसरा, अंकल अपने इस निर्णय से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने शहर में हर प्रकार की सुविधाएं और रोज़गार के अवसर मिलते हैं। ठीक है। थर्ड है, आंटी जी भी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें भी नए नए अवसर मिले हैं। फोर्थ, बच्चे भी अत्यंत प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला है। ठीक है। दूसरा, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम हमें इसमें मेंशन करने हैं। और अनाज कौन कौन से होते हैं? गेहूँ, जौ। हमें गेहूँ और जौ दिया हुआ है। गेहूँ को इंग्लिश में कहा जाता है व्हीट, जौ को इंग्लिश में कहा जाता है बार्ली। ये दोनों ही एक अनाज होते हैं। अनाज को क्या कहा जाता है? सीरियल कहा जाता है। अनाज को सीरियल कहा जाता है। इसमें हमें कहा गया है कि हमें और अनाजों के नाम लिखने हैं। तो पहला क्या होता है? मक्का, ज्वार, चावल और बाजरा। ठीक है। थर्ड, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। ठीक है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पहला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में कीजिए। पहला दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी तरफ दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। हमें इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देखना है और जातिवाचक संज्ञाओं को देखना है कि इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देखते हैं। पहला आता है तांबा। ठीक है। सेकंड आता है लोहा। थर्ड आता है खिचड़ी। फोर्थ आता है शेरवानी।
ये सभी हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमारा धातु, शहर, भोजन और वेशभूषा, ये सब हमारी किस में आती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं में आती है। प्रश्न दूसरा क्या कहता है, पर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। हमें जातिवाचक संज्ञा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जातिवाचक संज्ञाओं के नेम मेंशन किए थे। इसमें यही बोला गया है कि ऊपर जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनके 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखना है सोचकर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी थी, धातु, शहर, भोजन और वेशभूषा। धातु में क्या क्या होता है, लोहा, सोना, तांबा, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। शहर में आप किसी भी शहर का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये 3 मेंशन किए हैं, कानपुर, केरल और पंजाब। ठीक है। भोजन, भोजन कई प्रकार के होते हैं, दाल, खीर, रोटी, वो सभी हमारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। वेशभूषा यानी कपड़े, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या आएगा, कुर्ता, घाघरा और कमीज़। ठीक है, कुर्ता, घाघरा और कमीज़। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर है, मंत्री जी को यह बात जरूर पसंद आई होगी, पर इसमें उनके बेटे की होशियारी नहीं थी, बल्कि उस लड़की की होशियारी थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को दोबारा भेड़ों के साथ शहर भेज दिया था, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और मौका मिल सके। फिर पूछा गया है, सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर है, भेड़ों के बाल से ऊन बनाई होंगी, जिससे स्वेटर, शॉल जैसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, भेड़ों के सींगों से औजार बनाए गए होंगे। भेड़ों के सींगों से हम क्या बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं। ठीक है। पूछा गया है, बात को कहने के तरीके। पहला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। पहला प्रश्न है, चैन से जिंदगी चल रही है। चैन यानी शांति से, यानी पीसफुली। उत्तर है, आराम, शांति से उनका जीवन बीत रहा था, यानी उनका पीसफुली उनका जीवन बीत रहा था। सेकंड आता है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। उत्तर, वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। तीसरा, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उत्तर, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। फोर्थ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उत्तर, उनकी अपनी चालाकी काम न आई। दूसरा प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। के ऊपर एक प्रश्न बनाया गया है, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, होशियार शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में होता है, जिसका अर्थ है समझदार होना। जैसे बुरे समय में कैसे हम समझदारी से काम कर सकते हैं, जबकि चालाक शब्द का प्रयोग बुरे अर्थ में किया जाता है। जैसे जब कोई चालाकी से किसी को धोखा देकर कुछ छीन लेता है, उसे चालाक बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? उसे चालाक बोला जाता है। ठीक है। अब आता है भोला। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा, मीन्स इनोसेंट। इनोसेंट जो मन का अच्छा इंसान होना। इनोसेंट कौन होता है? मन का अच्छा इंसान व्यक्ति, जो हमेशा अच्छे काम करता है। ठीक है। मूर्ख, मूर्ख इसका अर्थ होता है बेवकूफ़ या बुद्धू होना।
जिसे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं होती। दूसरा प्रश्न पूछा है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान और क्यों? उत्तर है, वह लड़की बुद्धिमान थी क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोनपोगार की बेटी की परेशानी को हल कर दिया था। समझदार वह होता है जो सही गलत और अच्छे बुरे में फ़र्क समझ सके, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समस्या का समाधान निकाल सके। ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 राग की रस्सी की एक्सरसाइज। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 1 में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे चैप्टर 2 फसलों का त्यौहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।